गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने जो है समाकलन पूरा करने की कोशिश की थी और अब आज जो है मैं आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करता हूँ। काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर पहले इसको कंप्लीट करवा दीजिए। तो 7 मार्क्स की ये आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा और ख़ास बात ये है कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन में जो है आपको अथवा भी मिलने वाला है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा तो 2 ऑप्शन में से कोई भी एक क्वेश्चन आप इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और 1 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही छोटा क्वेश्चन होगा, जो 16.1 में जो काफ़ी क्वेश्चन है जिनमें P A/B, P B/A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता वाले जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो उसे तो आप खुद तैयार कर लीजिएगा। मैं जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो उस क्वेश्चन के आने की ज़्यादा संभावना 16.3, 4, 5 और जो उससे आगे विविध है उसमें से है। समझ रहे हैं आप? 16.1 और 16.2 इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है 6 नंबर के लिए। 16.3, 16.4 और 16.5 ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। उसमें से भी 16.5 कम इंपॉर्टेंस रखती है। 16.3 और 16.4 ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। 16.3 आपको पता है बेस प्रमेय पर आधारित है और संपूर्ण प्रायिकता पर आधारित है। और 16.4 जो है वो यादृच्छिक चर x जो हम लेते हैं उसके लिए माध्य प्रसरण पर आधारित प्रश्नावली है। तो उससे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 16.3 जो है वो आपके बेस प्रमेय पर आधारित चैप्टर है और उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मुझे पता है प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको देखो आइडिया देता हूँ। होता क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आप एटलीस्ट 2 बार 3 बार पढ़ो और फिर आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन का आपको डिविडेशन करना है, आपको डिवाइड करना है उस क्वेश्चन को। किस तरीके से डिवाइड करना है आपको, उसमें एक पार्ट जो है वो प्रायर वर्क होगा। प्रायर वर्क का मतलब हो गया कि पहले होने वाला जो काम होगा वो एक पार्ट होगा और उसके मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, समझ गए। और उन ऑप्शंस को ही E1, E2, E3 इवेंट्स यानी घटनाएं E1, E2, E3 लिया करते हैं हम। जितने ऑप्शन है उतनी वो घटनाएं बन जाएंगी। 2 है तो E1 और E2 बन जाएंगी, 3 है तो E1, E2 और E3 बन जाएंगी। उन्हें मैं कहूँगा प्रारंभिक घटनाएं, ठीक है। समझ रहे हैं आप? तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि हमें जो भी काम दिया जाएगा उसके जो पहले जो ऑप्शंस अवेलेबल है डिफरेंट, वो ऑप्शंस जो है मेरे लिए E1, E2 और E3 घटनाएं बनकर आएंगी। और इनमें से एट ए टाइम कोई एक चीज होने वाली है, सारी नहीं होने वाली है। इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है एक बार में घटित होने वाला है, ठीक है। अब इनमें से एक के होने के बाद एक निश्चित घटना है जो इसके बाद होने वाली है, उस घटना को हम ए लिया करते हैं, ठीक है। उसको किस नाम से दर्शाएंगे? हम ए नाम से दर्शाएंगे। फिर आप क्वेश्चन और आगे पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो इनमें से किसकी प्रायिकता की बात करना चाह रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, क्या सोचना है आपको कि जो काम दिया जा रहा है उसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से के अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उन ऑप्शंस को E1, E2, E3 लिया जाएगा और इनमें से एक के होने के बाद जो अगला भाग है कार्य का जो निश्चित है वो होने वाला है, उसे हम जो है घटना ए बोलकर दर्शाएंगे, ठीक है। ये वाला काम, ये वाला सिलेक्शन जो है आपने यदि प्रॉपर कर लिया है तो बेस प्रमेय का क्वेश्चन आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो मैं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो पाएगा। देखो 16.3 में से कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है 3 बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा हुआ है कि 2 थैले हैं, प्रथम थैले में 3 लाल और 4 काले गेंदे हैं। 2 थैले हैं, इस थैले में जो है 3 लाल है और 4 काली गेंदे हैं, ब्लैक। और दूसरा थैला जो है उसमें 4 लाल है और 5 जो है काली गेंदे हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है एक गेंद प्रथम थैले से दूसरे थैले में स्थानांतरित की जाती है। इस थैले से इस थैले में हम एक गेंद को डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, और तब एक गेंद को द्वितीय थैले से निकाला जाता है। इसमें गेंद डाली जाती है और उसके बाद इसमें से एक गेंद निकाली जाती है सेकंड थैले में से। क्या कह रहा है आपसे? आप क्वेश्चन देखो, निकाली गई गेंद लाल रंग की प्राप्त होती है, यानी यहाँ से जो गेंद निकलेगी वो लाल रंग की प्राप्त होगी।
फिर आपसे कह रहा है स्थानांतरित गेंद के काले रंग की प्राप्त होने की प्रायिकता जो है क्या है। ठीक है, देखो मैं फिर से बोलता हूँ, इसमें 3 लाल 4 काली गेंदे, इसमें 4 लाल 5 काले गेंदे, इसमें से एक गेंद इसमें डाली जाती है, फिर इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, वो लाल रंग की है। तो स्थानांतरित जो गेंद हो रही है, वो स्थानांतरित गेंद जो है वो काले रंग की, उसकी क्या प्रायिकता है हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलो अब आप यहाँ पर मैंने कहा ना कि कार्य के 2 भाग है, उन्हें पहचानो। पहले आपको कौन सा वर्क करना पड़ेगा, पहले आपको इसमें से इसमें गेंद स्थानांतरित करनी है। ठीक है, उसके कितने ऑप्शन है वो देखो आप, उसके ऑप्शंस जो होंगे वो E1 E2 E3 की फॉर्म में आएंगे। तो उसके 2 ऑप्शन है, आपको पता है आप जब इसमें से इसमें गेंद स्थानांतरित करना चाह रहे हो तो वो लाल भी हो सकती थी और काली भी हो सकती थी। ठीक है, तो उसके 2 ऑप्शंस की वजह से 2 प्रारंभिक घटनाएं बनेगी, एक E1 एक E2। ठीक है, E1 को मैं क्या कहता हूं कि जो हम स्थानांतरित गेंद कर रहे हैं वो स्थानांतरित गेंद लाल रंग की हो सकती है। ठीक है, और E2 में क्या आ जाएगा, जो हम स्थानांतरित कर रहे हैं गेंद, वो स्थानांतरित गेंद काले रंग की भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए। जो पहला हमारा वर्क है उसके 2 ऑप्शन है, मैंने आपसे कहा पहला काम कौन सा, स्थानांतरित करना है। उसके 2 ऑप्शन है, हम लाल रंग की भी कर सकते हैं, काले रंग की भी स्थानांतरित कर सकते हैं। अब इसके स्थानांतरण होने के बाद, इनमें से एक काम होने के बाद, दोनों तो होंगे नहीं, एक होगा या तो ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, इनमें से एक के होने के बाद में एक घटना हो रही है जो निश्चित है। कौन सी घटना हो रही है, दूसरे थैले से गेंद निकलना, और वो निश्चित है कौन सी निकलनी चाहिए, लाल रंग की। उसे क्या बोला जाएगा, जो बाद में हो रहा है उसे घटना ए बोला जाएगा। ठीक है, मैं क्या कहूँगा कि दूसरे थैले से लाल रंग की गेंद निकलना। ठीक है, ये मेरे लिए क्या होगी, घटना ए होगी। समझ गए आप ये कैसे डिवाइडेशन किया है मैंने। मैं फिर से कहता हूँ आपको करना क्या है, जो काम है उसके 2 भाग होंगे। पहले जो होने वाला उसके अलग अलग ऑप्शंस होंगे, वो E1 E2 या E3 की फॉर्म में होंगे, उनमें से एक एट ए टाइम होगा। ठीक है, और उनमें से एक के होने के बाद जो बाद में काम होने वाला है वो फिक्स किया हुआ रहेगा हमेशा। बाद वाला काम है स्थानांतरण के बाद इसमें से गेंद निकालना, और वो फिक्स किया हुआ लाल रंग की होनी चाहिए, उसे घटना ए बोला जाएगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब देखो वो आपसे क्या कह रहा है कि ये घटना, ये वाली घटना तो निश्चित हो गई है कि दूसरे थैले से लाल रंग की गेंद निकल रही है। वो आपसे ये चाह रहा है कि स्थानांतरित गेंद काले रंग की ये क्या प्रायिकता है। समझ गए, स्थानांतरित गेंद काले रंग की क्या प्रायिकता, मतलब E2 की प्रायिकता चाह रहा है, जिसे आपने E2 ले रखा है ना, E2 घटना, उसकी प्रायिकता चाह रहा है आपसे। क्या चाह रहा है वो आपसे, E2 घटना की प्रायिकता चाह रहा है। कब, घटना ए के होने के बाद। समझ गए आप लोग, है ना। इस घटना की प्रायिकता आपसे चाह रहा है, और ये वाली घटना तो उसने करवा दी है ना, इसमें से लाल रंग का गेंद निकलने वाली, जिसे हमने इवेंट ए लिया है, जिसे हमने घटना ए ली है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। प्रायिकता E2, प्रायिकता A बटा E2, प्रायिकता E1, प्रायिकता A बटा E1 प्लस प्रायिकता E2, प्रायिकता A बटा E2। अब यहाँ पर मैं सारी प्रायिकताएं रखता हूँ, समझ के आप देखो कैसे रख रहा हूँ मैं। प्रायिकता E2 की रखनी है मुझे, P E2 मीन्स प्रायिकता E2 की रखनी है। इस चीज़ की प्रायिकता क्या होगी, स्थानांतरित गेंद काले रंग की हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी आप बताओ। इसमें से हम जो यहाँ स्थानांतरण कर रहे हैं वो गेंद काले रंग की होगी, क्या प्रायिकता है। उसका अर्थ तो ये हुआ ना, इसमें से काली गेंद का निकलना। भाई इसमें से इसमें स्थानांतरित कर रहे हैं, इसका मतलब पहले थैले से काले रंग की गेंद निकल रही है। तो पहले थैले से काले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता आप बताओ। वहाँ पर 4 काली गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें हैं, तो काली गेंद वहाँ से निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, 4/7, अनुकूल 4 है ना इसलिए। ठीक है, समझ गए आप लोग। फिर यहाँ पर अब इसको पढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा सा बच्चे समझ नहीं पाते, इसको देखो आप क्या है, ये सप्रतिबंध प्रायिकता है ना। आप समझते होंगे E2 के बाद एक ही प्रायिकता है, मतलब जो नीचे लिखी हुई घटना है वो हो चुकी है और ऊपर वाली घटना की प्रायिकता है ये। तो इसको समझ लूंगा कैसे, मैं E2 को पहले पढ़ लूंगा कि E2 घटित हो गया है, फिर एक घटित होने की क्या प्रायिकता है। मीन्स इस E2 के घटित होने के बाद एक घटित होने की प्रायिकता है। समझ गए, यानी इस कंडीशन के अंतर्गत हम क्या मानेंगे कि E2 घटना जो है वो घटित हो गई है और एक ही प्रायिकता क्या है। मीन्स इसमें से इसमें काले रंग की गेंद स्थानांतरित हो गई, अब यहां से लाल रंग की गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, तो जब आप इसमें से इसमें काले रंग की गेंद स्थानांतरित कर चुके होंगे तो यहाँ पर 6 काली गेंदें हो जाएंगी और लाल गेंदें 4 की 4 रहेंगी। टोटल गेंदें जो पहले 9 थी वो अब कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो इस घटना का
को कराने का अर्थ ये निकला कि इसमें काली गेंद एक और बढ़ गई, और फिर आप यहाँ से लाल गेंद निकालना चाह रहे हो तो लाल गेंद की निकलने की फिर प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद वहाँ 4 है, काली गेंद वहाँ पे 6 हो चुकी है, तो प्रायिकता वो वाली क्या आएगी, 4/10। ठीक है, समझ गए। सेम ये क्या, ये यहाँ लिखा हुआ है तो मैं लिख देता हूँ इसे 4/7 × 4/10। ये इसको देखते हैं अब। E1 की प्रायिकता स्थानांतरित लाल रंग की जाए, क्या प्रायिकता है, लाल रंग की 3 गेंदें वहाँ पे, तो लाल रंग की गेंद स्थानांतरित करने की प्रायिकता 3/7। और अब इसको पढ़ते हैं, E1 के बाद एक ही प्रायिकता, E1 प्रतिबंध E1 के अंतर्गत घटना एक ही प्रायिकता क्या है, मीन्स इस घटना को घटित करवा लो, अब फिर एक ही प्रायिकता लिख दो। ठीक है, इस घटना को घटित करवाता हूँ तो मतलब यहाँ से यहाँ लाल आएगी, तो अब 5 लाल हो जाएगी और 5 काली हैं, टोटल 10 हो जाएंगी। समझ रहे हैं आप लोग, इसको करवाएं तब E1 को करवाएंगे तब इसमें 5 लाल हो जाएंगी, और इसीलिए फिर एक ही प्रायिकता यानी लाल निकलने की प्रायिकता क्या होगी, लाल फिर 5 हो चुकी है, तो वो प्रायिकता कितनी आएगी, उस स्थिति में 5/10 आ जाएगी। इसको आप सोल्व कर लेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो बेस प्रमेय में इस तरह के क्वेश्चन से, मीन्स बेस प्रमेय में होता क्या है कि जो ये पहले ऑप्शंस है ना अवेलेबल आपके पास, उनमें से एक की प्रायिकता पूछी जाएगी किसी की, जैसे इसने किसकी प्रायिकता पूछी है, E2 की प्रायिकता पूछी है। ठीक है, समझ गए। तो जो पहले अवेलेबल ऑप्शंस थे उनमें से एक की प्रायिकता पूछी जाएगी, और उसको निकालने के लिए आपको फिर जो है बेस प्रमेय वाला फॉर्मूला लगाना होता है। इस फॉर्मूले को लगाकर इसमें जो मान रखने हैं वो मान हमें समझने हैं। एग्जाम में यदि 6 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको इस फॉर्मूले में 4 चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, पहले उनको अलग से फाइंड करना है। आपको किस किस की जरूरत पड़ रही है, प्रायिकता E1 की, प्रायिकता E2 की जरूरत पड़ी है, प्रायिकता A/E1 की जरूरत पड़ी है, और प्रायिकता A/E2 की जरूरत पड़ी है। ये सारी प्रायिकताएं आप थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख के पता कर लेंगे और फिर उस फॉर्मूले में जो है पुट हम कर लेंगे। समझ रहे हो। और क्वेश्चंस देखते हैं, देखो जैसे हमसे कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 12th क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, माना कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 का अंक प्राप्त होगा तो वह सिक्के को 3 बार उछालेगी और हेड्स की संख्या नोट करेगी, चितों की संख्या मतलब हेड्स की संख्या नोट करेगी। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होगा तो वह सिक्के को 1 बार उछालेगी और नोट करेगी हेड प्राप्त हुआ है या टेल प्राप्त हुआ है। यदि उससे तथ्यतः 1 हेड प्राप्त हो तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। देखो क्या हो रहा है कि वो पासा उछाल रही है और उस पासे को उछालने वाली घटना को 2 भागों में बांटा हुआ है, एक तो 1, 2, 3, 4 मिलना, एक 5 या 6 मिलना। ठीक है, जब उसको 5 या 6 मिलेगा तो ऐसी स्थिति में ये सिक्के को 3 बार उछालेगी, और जब उसको 1, 2 या 3, 4 मिलेगा तो वो सिक्के को 1 बार ही उछालेगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब वो आपसे क्या कह रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखो कि वो जो काम कर रही है वो उसके पार्ट क्या हैं। ठीक है, वो पहले क्या कर रही है, पहले वो पासा उछाल रही है और उसके बाद सिक्का उछलने वाला काम हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। अब पासा उछालने पर जो परिणाम आ रहे हैं उस परिणाम के 2 भाग किए हुए, एक तो 1, 2, 3 या 4 मिलना और एक 5 या 6 मिलना। तो इनमें से एक चीज होने वाली है कोई भी, जब वो पासा उछालेगी तब। तो ये मेरे लिए प्रारंभिक 2 घटनाएं हैं, एक तो E1 होगी और एक होगी E2। तो मैं E1 में लिख देता हूँ पासे पर 1, 2, 3 या 4 मिलना, और इसमें आ जाएगा पासे पर 5 या 6 मिलना। ठीक है, अब उसके बाद कौन सी घटना हो रही है वो देखते हैं। इनमें से एक घटना घटित होने वाली है क्योंकि वो पहले पासा उछालेगी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था आपसे कि यदि उससे तथ्य था 1 हेड प्राप्त हुआ तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। बाद वाला काम कौन सा, इनमें से एक के होने के बाद वो ये कह रहा है कि यदि उसे 1 हेड प्राप्त हुआ है तो वो इसमें आ जाएगा कि सिक्के पर 1 हेड प्राप्त होना। ठीक है,
इनमें से एक काम के होने के बाद जो बाद वाला निश्चित काम है वो घटना ए होगी और उससे आप बुक से पढ़कर जो है समझ लेंगे, ठीक है। यदि ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब वो आपसे क्या रहा है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, पासे पर 1 2 3 या 4 मिलने की प्रायिकता पूछ रहा है। इस घटना के होने के बाद मीन्स आपसे वो प्रायिकता E1 की पूछ रहा है ए के होने के बाद। फॉर्मूला क्या आएगा उसका, प्रायिकता E1 प्रायिकता ए बटा E1 प्रायिकता E1 प्रायिकता ए बटा E1 प्लस प्रायिकता E2 प्रायिकता ए बटा E2। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बाद में लिखना है। अब देखो E1 की प्रायिकता क्या होगी, पासे पर 1 2 3 या 4 मिलने की प्रायिकता। आपको पता है पासे को उछालते हैं 6 परिणाम होते हैं, तो उसमें से 1 2 3 या 4 के मिलने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी, 4/6 होगी। 4 अनुकूल परिणाम हो गए ना, फिर 1 2 3 या 4 टोटल 6 होते हैं, तो 4/6 हो गया, ठीक है। यही E1 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 4/6 नीचे भी आ जाएगा। अब देखो A बटा E1, इसे कैसे समझेंगे हम, है ना। इसमें आपको क्या करना है, E1 को पहले पढ़ना है और फिर A को पढ़ना है, क्योंकि E1 घटना होने के बाद A की प्रायिकता आई है, तो E1 प्रतिबंध लगा लूंगा और फिर A की प्रायिकता। अब इसके बाद यानी E1 के बाद यानी पासे पर 1 2 3 4 मिलने के बाद सिक्के पर एक हेड प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। कौन सी प्रायिकता आई है, E1 के बाद A की प्रायिकता आई है, मीन्स पासे पर 1 2 3 4 मिलने के बाद सिक्के पर एक हेड मिलने की प्रायिकता। तो देखो पासे पर 1 2 3 4 मिलता है तो सिक्के को एक बार उछालते हैं। उस स्थिति में हम इस स्थिति में हम सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं, एक बार उछाल रहे, तो फिर बताओ वहां पर एक हेड मिलने की क्या प्रायिकता होगी, 1/2 होगी ना, क्योंकि हम सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो 2 परिणाम होंगे वहां पर, या तो हेड या टेल। तो वहां हेड मिलने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। यही 1/2 यहाँ भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर E2 की प्रायिकता चाहिए, पासे पर 5 या 6 मिलने की प्रायिकता 2/6, क्योंकि 2 परिणाम अनुकूल है इसलिए। फिर इसकी बारी, E2 प्रतिबंध के बाद A की प्रायिकता, यानी पासे पर 5 या 6 मिलने के बाद सिक्के पर एक हेड मिलने की प्रायिकता, है ना। अब देखो आप पासे पर 5 या 6 मिलता है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, उस स्थिति में हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे। तो इसका अर्थ ये निकला कि आपको जब पासे पर 5 या 6 मिल रहा है तो आप सिक्के को उछालने वाले हैं 3 बार, और उन 3 उछालों में आपको तो किसकी प्रायिकता चाहिए, सिक्के पर एक हेड मिलने की प्रायिकता। तो सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं और अब हमें वहां से सिक्के पर एक हेड मिलने की प्रायिकता कलेक्ट करनी है। तो आपको पता है सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं तो वहां 8 परिणाम हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा इस तरह के H H H H T T T H T T T H, इस तरह के 8 परिणाम होंगे। आपको याद होगा जब हम 3 बार सिक्के को उछालते हैं तो वो 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। उनमें से एक हेड वाला परिणाम कितने हैं, 3 परिणाम होंगे, पता है आपको। ये वाले 3 परिणाम एक हेड वाले होंगे, तो फिर एक हेड की प्रायिकता कितनी हुई, 3/8। ये मैंने पुट कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या करना है, सारी चीजें पहले डिस्क्राइब करनी है अलग से कि प्रायिकता E1 की, इसका अर्थ ये निकलता है कि पासे पर 1 2 3 4 की प्रायिकता, प्रायिकता E2 की, इसका अर्थ ये निकलता है कि पासे पर 5 या 6 की प्रायिकता। फिर 2 प्रायिकताएं और काम आ रही है, एक A बटा E1 है और एक A बटा E2। इसका अर्थ क्या निकल रहा था, इसका अर्थ निकल रहा था पासे पर 1 2 3 4 के बाद सिक्के पर एक हेड, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकलता है, फिर पासे पर 1 2 3 4 के बाद सिक्के पर एक हेड, पासे पर 1 2 3 4 के बाद आप सिक्के को एक बार उछाल रहे हो, तो इसका मतलब ये निकलता है कि सिक्के की एक उछाल में एक हेड। इस तरीके से सारी थ्योरी लिख के चारों प्रायिकताएं पहले पता कर लूंगा और फिर बाद में ये फॉर्मूला लिख कर मैं एग्जाम में पुट कर लूंगा, तो मेरे 6 मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता है, ठीक है। चलो और देखते हैं क्वेश्चंस। मैं सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं वही उठा रहा हूँ जिनमें बच्चों को डाउट रहता है, जिससे आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलो उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी है, उनमें से एक पत्ता खो जाएगा। पहले तो वही कह रहा है, ठीक है, एक पत्ता खोएगा, ये काम पहले होगा। अब इसके ऑप्शंस क्या है वो हम देख लेंगे अभी।
शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाएंगे जो ईंट के पत्ते हैं। फिक्स कर दिया ना उसने, पहले तो पत्ता खो रहा है, उसके बाद उनमें से 2 पत्ते निकाले जा रहे हैं और वो पत्ते ईंट के उसने कहा है। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है, देखो वो तो घटना ए हो गई जो बाद में हो रही है, कौन सी, कि जो शेष पत्ते बचेंगे उनमें से 2 ईंट के पत्ते, वो तो घटना ए है आपकी, क्योंकि वो बाद वाला काम है ना और वो फिक्स है। अब वो कह रहा है आपसे कि खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। तो पत्ता पहले खो रहा है और उसके ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, उसने ये कहा है। मीन्स वो खोए हुए पत्ते को 2 तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कि या तो खोया गया पत्ता जो है वो होगा ईंट का, या फिर खोया गया पत्ता ईंट का नहीं, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं या ईंट के अलावा, ऐसे लिख दो। समझ गए, जो पत्ता खो रहा है वो उसको 2 भागों में डिस्क्राइब करना चाह रहा है कि या तो ईंट का खोएगा या कोई और खोएगा। और उसके बाद खोने के बाद, यानी इसमें से एक काम होने के बाद, क्योंकि इनमें से एक काम होगा, उसके बाद वो 2 पत्ते निकाल रहा है वो ईंट के हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते प्राप्त होना। क्लियर है, लिख दिया मैंने सारी चीज़ों को, 2 ऑप्शन से वो मैंने लिख दिए। उसके बाद शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते वो निकाल रहा था। अब वो आप क्या क्या कह रहा था, ये इवेंट तो फिक्स है, ये तो हो रहा है, तो ये तो नीचे आ जाएगा क्योंकि ये तो कंडीशन हो गई। अब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, E1 की या E2 की। आपसे कह रहा है ना खोए पत्ते ईंट के होने की प्रायिकता क्या है, तो आपसे E1 की प्रायिकता पूछ रहा है, तो यहाँ E1 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ, प्रायिकता E1 प्रायिकता A बटा E1, प्रायिकता E1 प्रायिकता A बटा E1 प्लस प्रायिकता E2 प्रायिकता A बटा E2 लिख दिया। अब देखो मैं सारे मान रखता हूँ, सॉल्व आप कर लेना खुद। प्रायिकता E1 की, खोया पत्ता ईंट का है, ताश की गड्डी में से क्या प्रायिकता है। आपसे ये कहा जाए कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से ईंट का पत्ता खोने की क्या प्रायिकता है, तो ये तो वही सेम बात हो गई ना कि वहाँ से ईंट का पत्ता निकलने की संभावना है ना भाई। ईंट का पत्ता वहाँ से निकलने की जो संभावना रहेगी वही वहाँ पर ईंट का पत्ता खोने की संभावना रहेगी। ईंट के पत्ते वहाँ पर 13 होते हैं, आपको सभी को पता है, और उस टोटल पत्ते 52 होते हैं। तो वहाँ से ईंट का पत्ता निकलने की क्या प्रायिकता है, 13 बटा 52, यानी ईंट का पत्ता खोने की प्रायिकता भी क्या हुई, 13 बटा 52। ठीक है, क्लियर है। और आप जब ये सब चीज़ें पहले पता कर लेंगे तो फिर आप खुद ही इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। 13/52 जो है 1/4 हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं फिर, अब इसको समझते हैं। देखो ये क्या है, इसके लिए आपको E1 को पहले पढ़ना है और E1 को पढ़ के A की प्रायिकता निकाल लो, आप समझ जाओगे। मीन्स ये कंडीशन लगा लो और फिर A की प्रायिकता सोचो, समझ गए। मीन्स मुझे ये E1 में जो लिखा है ना, इसे कंडीशन लगाना है। मीन्स मुझे ये समझना E1 वाला काम हो गया है, अब A की प्रायिकता निकालनी है मुझे। मीन्स एक ईंट का पत्ता खो गया है, ठीक है। अब शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते निकलने की क्या प्रायिकता है। एक ईंट का पत्ता खो जाता है और उसके बाद वहां से 2 ईंट के पत्ते निकलने की क्या प्रायिकता है। तो जब एक ईंट का पत्ता खो जाएगा तो वहां ईंट के बच जाएंगे 12 और कुल बच जाएंगे 51। अब वहां से उस गड्डी से जिसमें 51 पत्ते हैं उसमें, और जिसमें आपके ईंट के 12 पत्ते हैं, उसमें से 2 ईंट के पत्ते निकलने की क्या प्रायिकता होगी। पहला ईंट का निकालूं तो 12/51, क्योंकि 12 अनुकूल है ना, और एक और ईंट का निकालना है तो वो क्या हो जाएगा फिर 11/50। समझ गए ये कि ये चीज यहां भी आ जाएगी। 13/52, 12/51, 11/50 प्लस। आगे बढ़ते हैं, E2 की प्रायिकता, ओनली E2, यानी ईंट का पत्ता नहीं खोए, कोई और पत्ता खोने की क्या प्रायिकता है। तो ईंट के अलावा वहां कितने पत्ते होते हैं, 52 में से 13 ईंट के तो 39 और पत्ते होते हैं। तो कोई और पत्ता खोने की क्या प्रायिकता है, इसका अर्थ ये निकला 39/52। क्लियर है, ठीक है। अब देखो E2 में जो लिखा है वो कंडीशन हो जाएगी अब, और A की प्रायिकता, समझ गए। मीन्स क्या है ये, आप इस चीज को समझते हैं ना, A/B का मतलब क्या होता है, B के होने के बाद A की प्रायिकता। मीन्स हम ये मानते हैं कि B तो हो गया और फिर A की क्या प्रायिकता है, यानी यहाँ पर क्या माना जाएगा, E2 वाला काम हो गया, अब A की प्रायिकता क्या होनी चाहिए। मीन्स इस बार क्या हो रहा है कि ईंट का पत्ता नहीं खो रहा है, कोई दूसरा पत्ता खोता है, ये वाला काम हो रहा है ना। मीन्स ईंट के अलावा दूसरा पत्ता खो गया है, ठीक है। यानी ईंट के उस गड्डी में कितने पत्ते हैं, 13 के 13 और टोटल 51, क्योंकि एक कम तो हो ही रहा है।
अब उसके बाद 2 ईंट के पत्ते निकलने की क्या प्रायिकता है, क्योंकि एक ही प्रायिकता निकालनी है ना, तो E2 वाला काम होने के बाद हम एक ही प्रायिकता निकालना चाह रहे हैं, मीन्स कोई और पत्ता खो गया है, अब वहां से 2 ईंट के पत्ते निकलने की क्या प्रायिकता है, तो ईंट के तो वहां 13 के 13 सेफ है, अब वहां 13 पत्तों में से आप 2 ईंट के पत्ते निकालना चाह रहे हैं, टोटल 51 है, तो क्या आएगा, पहला ईंट का निकालना चाहूं तो ईंट के टोटल पत्ते हैं 13 और वैसे पत्ते गड्डी में कितने 51, तो ये तो हो गया पहला ईंट का पत्ता, और दूसरा एक और निकालें तो वो आ जाएगा 12/50, समझ गए। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ 12/51 आया, क्यों आपको पता है, क्योंकि ईंट का पत्ता खोने के बाद 2 ईंट के पत्ते निकलने की प्रायिकता है ना ये, तो ईंट का पत्ता खोने के बाद 2 ईंट के पत्ते निकालना चाह रहे हो, तो वहां गड्डी में 12 ईंट के बच रहे थे, और यहाँ कोई और पत्ता खोने के बाद आप 2 ईंट के पत्ते निकाल रहे हो, तो ईंट के वहां 13 के 13 बचे, इसलिए 13/51 और 12/50। क्लियर है ये। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको जो है आंसर इसका मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये E1 E2 A इनको अच्छे तरीके से लिख के फिर हम समझ लें तो क्वेश्चन करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। कुछ क्वेश्चंस में प्रायिकता ऑलरेडी दी हुई हो सकती है, कुछ में प्रायिकता निकालनी पड़ेगी, जैसे यहाँ हम सारी प्रायिकताएं निकाल के खुद रख रहे हैं। किसी किसी क्वेश्चन में प्रायिकता दी हुई भी है, जैसे 9th क्वेश्चन है उसमें प्रायिकता दी हुई है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9th क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है हमसे, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है, दोनों में से एक काम करेगा वो, ठीक है। तो उनको मैं लिख देता हूं शुरू में ही, E1 और E2 होंगे वो क्या, कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, दूसरा क्या हो जाएगा, विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाता है। ढंग से आप लिख लेना, मैंने इन शॉर्ट लिख लिया है। अब उसके बाद क्या क्या कह रहा है वो, माना कि विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर ज्ञात होने की प्रायिकता 3/4 है, यहाँ पर सारी प्रायिकता दे रखी है उसने, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर पता है, इस चीज की प्रायिकता 3/4 है, और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है, मतलब वो आपको E1 की प्रायिकता दे रहा है 3/4 और E2 की प्रायिकता दे रहा है 1/4। उत्तर जानता है उसकी प्रायिकता 3/4 है, अनुमान लगाता है उसके 1/4 है, मतलब E1 और E2 की प्रायिकता दी हुई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आपसे, देखो उसके बाद में, यह मानते हुए कि विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है उसने सही उत्तर दिया है। इनमें से एक काम करने के बाद वाला जो फिक्स काम है वो कौन सा है, कि विद्यार्थी सही उत्तर दे रहा है ना, वो घटना ए होगी, ठीक है। विद्यार्थी का सही उत्तर देना, ये घटना ए होगी, ठीक है। यदि आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप अपने दिमाग में ऐसे बिठा लो कि जो कंडीशन होगी ना, यदि यह ज्ञात ऐसे लिखा हुआ रहे, वो ए ही बनकर आएगा, ठीक है। जिसमें कहा जाए यदि ऐसा होता है तो वो ए होगा, और फिर जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है ना वो एक ई होगा कोई सा भी। जैसे वो आपसे क्या कह रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है। यदि आप ई और ए नहीं लिख पा रहे हैं, E1 E2 और ए नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले तो क्या होता है कि जो 2 ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से जो एक हम करने वाले हैं वो E1 या E2 के रूप में होगा, और उसके बाद जो एक फिक्स काम हो रहा है वो क्या होगा, ए होगा। मैं तो ऐसे पहचान कर पा रहा हूँ, यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ये बुक में यदि यह ज्ञात है के साथ दे रहा है, यानी जिसको फिक्स कर रहा है वो तो ए है, और जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो कोई सा भी एक ई होगा, या तो E1 होगा या E2 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। अब वो आपसे क्या कह रहा था, एक प्रायिकता दी थी, वो मैंने लिखी नहीं, वो लिख देता हूँ। अब वो कौन सी प्रायिकता थी, कि यह मानते हुए विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, अनुमान लगाने पर मतलब E2, अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता, ठीक है। मतलब कौन सी प्रायिकता दी हुई है आपको, अनुमान लगाकर मीन्स E2 नीचे, और सही उत्तर की प्रायिकता मतलब ए ऊपर। ये वाली प्रायिकता कितनी दी हुई है, 1/4। तो ये 3 प्रायिकताएं दी हुई थी, मैंने लिख दी। अब आपसे पूछ क्या रहा था वो, इस बात की क्या प्रायिकता है, विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है उसने सही उत्तर दिया है। उत्तर जानने की प्रायिकता दी है, पूछी उसने, और सही उत्तर सही उत्तर उसने दिया है, उसने ये कहा है। मीन्स आपसे वो E1 की प्रायिकता पूछ रहा है ए के होने के बाद,
तो प्रायिकता E1 प्रायिकता A बटा E1 प्रायिकता E1 प्रायिकता A बटा E1 प्लस प्रायिकता E2 प्रायिकता A बटा E2। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो हम सारे मान रखते हैं। प्रायिकता E1 की आपको मैंने लिख दी थी यहाँ पे ऊपर 3/4, ये अभी हमारे पास है नहीं, हम निकालते हैं। देखो इसको 3/4 इंटू प्लस E2 की प्रायिकता 1/4 है, A बाई E2 की प्रायिकता 1/4 है, लिख दिया। अब A बाई E1 की प्रायिकता हमें निकालनी है ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? A1 कंडीशन लगाओ और फिर A की प्रायिकता निकालने की सोचो आप। मीन्स ये वाली कंडीशन लगाकर A की प्रायिकता निकालने की बारे में सोचते हैं हम। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, उसके बाद उत्तर सही देने की प्रायिकता लिखनी है हमें, समझ गए? इस कंडीशन के बाद इसकी प्रायिकता। तो आप बताओ, जब आप प्रश्न का उत्तर जानते हो तो सही उत्तर देने की फिर वहां प्रायिकता क्या होगी? 100% होगी, नहीं होगी? भाई हम पागल तो है नहीं कि हम उत्तर जानते फिर भी हम गलत उत्तर देंगे। भाई हम उत्तर जानते हैं और फिर सही उत्तर हमें देना है, तो श्योर है कि हम जब उत्तर जानते हैं तब हम सही उत्तर ही देंगे। तो वहां पर उस चीज की प्रायिकता क्या है? 100% मीन्स वो निश्चित घटना है और उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। समझ गए आप लोग? और यहाँ ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 प्रायिकताएं उसने दे रखी थी बुक में, 1 उसने नहीं दी थी, वो मैंने खुद ने समझ कर लिख ली है और फिर क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख लिया है। तो मेन चीज यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस रखती है कि ये E1 E2 A इनको समझना और उसके बाद क्या पूछा है वो समझकर जिस जिस प्रायिकता को निकालने की आवश्यकता पड़ रही है उसे हम निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है मिस प्रिंट होकर वो 15 नंबर है, वैसे वो 14th होना चाहिए था, 13 के बाद 14 आता है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का क्या है वो। उसमें आपको बोला हुआ है कि एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं। एक थैला है, उसमें क्या है? 3 लाल है और 7 काली गेंदें हैं। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदों का चयन करना है। इसमें से एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के आपको 2 गेंदें निकालनी है। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल है तो क्या प्रायिकता है प्रथम चयनित गेंद भी लाल है? ठीक है, 2 लाइनों में क्वेश्चन है ये। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल है तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद लाल है? अब देखो मैं इसको उस तरीके से समझाता हूँ आपको। इसने कंडीशन क्या दी है? यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल तो वो A होगा। ठीक है, उसको A में लिखता हूं मैं, द्वितीय चयनित गेंद लाल। ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन है। फिर वो आपसे प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? प्रथम चयनित गेंद के लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना वो आपसे। जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है वो कोई सा एक E होगा। ठीक है, वो आपको प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? प्रथम चयनित गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो वो E1 में ले लेता हूं मैं, प्रथम चयनित गेंद का लाल होना। फिर एक और ऑप्शन है ना उसका, प्रथम चयनित गेंद का। जरूरी तो नहीं था ना वैसे कि वो लाल ही हो सकती है, वो तो उसकी प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, और हो तो वो काली भी सकती थी। तो प्रथम चयनित गेंद का काली होना, प्रथम चयनित गेंद काली रंग की होना, वो E2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो वो पूछ रहा है उससे भी हमने समझ लिया कि जो कंडीशन है वो A है और जो पूछ रहा है वो एक E होगा। तो दूसरा वाला E मैंने लिख लिया। या तो वैसे समझिए या इस तरीके से समझो कि जो काम पहले होगा जिसके ऑप्शंस भी हैं वो ऑप्शंस हमें पहचानने, वो E1 E2 E3 की फॉर्म में होंगे, और उनमें से एक के होने के बाद जो बाद में नेक्स्ट स्टेप है जो फिक्स है वो क्या होगी? A होगी। ठीक है, पहले कौन सा काम होने वाला था कि पहले पहली गेंद निकाली जाएगी। अब उसके डिफरेंट ऑप्शंस है, लाल भी निकल सकती है, ब्लैक भी निकल सकती है, तो वो E1 E2 हो गई। और उसके बाद एक काम है वो फिक्स है क्या कि सेकंड जो गेंद निकाल रहे हैं वो लाल है ना, तो ये फिक्स कर दिया गया। अब वो आपसे प्रायिकता किसकी पूछ रहा है कि फर्स्ट भी लाल निकली थी, मतलब E1 की प्रायिकता पूछ रहा है। E1 की प्रायिकता A के कंडीशन के अंतर्गत, तो फॉर्मूला लिखता हूं, प्रायिकता E1 प्रायिकता A बाई E1 प्रायिकता E1 प्रायिकता A बाई E1 प्लस प्रायिकता E2 प्रायिकता A बाई E2। सारे मान रखते हैं। देखो प्रायिकता E1, प्रथम चयनित गेंद लाल रंग की हो उस चीज की प्रायिकता क्या होगी? बताओ। इसमें से हम पहले गेंद निकालें और वो लाल रंग की हो, क्या प्रायिकता है? लाल रंग की वहां पर 3 है, काली रंग की 7 है, तो लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 3/10 हो गई ना। यही 3/10 यहाँ भी आएगा। फिर E2 की लिख दूं पहले प्रायिकता, E2 की प्रायिकता यानी कि प्रथम चयनित गेंद काले रंग की है उस चीज की क्या प्रायिकता है? काले रंग की वहां 7 गेंदें, 7/10। ठीक है, अब इनको समझते हैं। E1 को पहले पढ़ लेंगे फिर A को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा हमारे को। प्रथम चयनित गेंद लाल,
फिर दूसरी चयनित गेंद लाल। तो प्रथम चयनित गेंद लाल हो गई, अब दूसरी भी चयनित गेंद लाल हो, मीन्स क्या हुआ, इसके होने के बाद ए का होना। समझ गए आप लोग? मतलब मैं ये मानूंगा ये वाला काम मैंने कर लिया है, E1 वाला काम मैंने कर लिया है, ए वाले काम की प्रायिकता 4 है, मीन्स मैंने इसमें से लाल गेंद निकाल लिए। फिर दूसरी बार लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है, तो जब मैंने इसमें से लाल गेंद निकाल ली तो वहां पर लाल गेंद 2 बचेंगी, टोटल 9 हो जाएंगी। और वहां पर से लाल गेंद फिर निकलने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल गेंदें वहां पर लाल कितनी रही, 2, और कुल कितनी रह गई, 9। ठीक है, और ये 2/9 यहाँ भी। अब E2 के बाद ए की प्रायिकता, मीन्स इस काम के होने के बाद ए की प्रायिकता क्या है। ठीक है, इस कंडीशन के बाद ए की प्रायिकता क्या है, मतलब पहली गेंद इस बार काली निकाली जाए तो फिर बाद में लाल निकलने की क्या प्रायिकता है। तो पहली काली निकाल दी तो वहां पर काली 6 हो जाएंगी, लाल 3 रहेंगी, टोटल 9 हो जाएंगी। ठीक है, अब वहां से लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता रहेगी, फिर वहां पर लाल कितनी बच रही है, 3, और कुल कितनी हो गई, 9। तो लाल की फिर प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/9। ये सारे मान रख दिए, आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर जो है मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ मैं, उसमें भी कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। एग्जाम्पल नंबर 20, उसको देखते हैं हम। इसमें भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। वो क्या है देखो, मीन्स आप यदि ये ढंग से डिस्क्राइब कर लेते हैं कि E1 E2 और ए क्या होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर देखो एग्जाम्पल नंबर 20 में क्या है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है, वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। ठीक है, पहले उसने कहा है व्यक्ति के बारे में पता है वो 4 में से 3 बार सत्य बोलता है, मतलब उसके सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 हुई और उसके असत्य बोलने की प्रायिकता 1/4 हुई। ठीक है, तो ये E1 E2 नहीं है, सत्य बोलना और असत्य बोलना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ये बता रहा है 4 में से 3 बार सत्य बोलता है। अब वो काम कौन सा कर रहा है, वो पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है। इससे क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। देखो वो पहले काम कौन सा कर रहा है, पासे को उछाल रहा है और उसके बाद वो बता रहा है कि उस पर 6 प्राप्त हुआ है ना। तो वो तो ए हो गया, जो बाद में वो काम कर रहा है क्या, कि उसके द्वारा बताना कि 6 प्राप्त हुआ। ठीक है, व्यक्ति द्वारा बताना कि 6 प्राप्त हुआ, ये बाद में हो रहा है ना काम, मैंने कहा ना आपसे। और पहले जो हो रहे हैं उसके ऑप्शंस क्या है, पहले कौन सा काम हो रहा है, वो पासा उछाल रहा है। ठीक है, और उसके ऑप्शंस क्या है, या तो उस पर 6 मिलेगा या कोई और संख्या मिलेगी। ठीक है, तो वो 2 घटनाएं हो गई, पासे पर 6 प्राप्त होना और पासे पर 6 के अलावा प्राप्त होना। तो ये 2 अलग अलग घटनाएं हो गई। ठीक है, पासे पर 6 प्राप्त होना एक घटना हो गई और पासे पर 6 के अलावा कोई और प्राप्त होना वो एक घटना हो गई है। समझ गए आप लोग, क्योंकि वो पहले पासा उछालेगा और उस घटना को 2 भागों में बांटा जा रहा है। एक क्वेश्चन में तो 2 भाग कौन से थे कि वो 1 2 3 4 मिलना या 5 6 मिलना। इस क्वेश्चन में क्या है, वो एक बार तो ये कह रहा है कि पासे पर 6 प्राप्त होना और एक बार ऐसे कह रहा है कोई और संख्या प्राप्त होना। तो पासे पर 6 प्राप्त होना और कोई और संख्या प्राप्त होना, ये E1 E2 हो गई। और फिर पासे पर उछालने के बाद वो जो काम कर रहा है वो ए है कि वो बता रहा है कि हमें 6 प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वापस पढ़ता हूँ लास्ट लाइन, इसकी क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है ना। वो क्या कह रहा है, यदि वह पासे को उछालता है और वो बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है, मतलब वो ये काम करता है, तो क्या प्रायिकता की पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6, मतलब E1 की प्रायिकता क्या है, यदि ए हो गया। ठीक है, फॉर्मूला लिखता हूँ, प्रायिकता E1, प्रायिकता A/E1, प्रायिकता E1, प्रायिकता A/E1 प्लस प्रायिकता E2, प्रायिकता A/E2। ये हो गया। चलो अब सारे मान रखते हैं। पासे पर 6 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, E1 की प्रायिकता, पासे पर 6 प्राप्त होने की प्रायिकता बताओ। पासे को उछालो और उसमें से उस पर 6 मिलने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि मैं अनुकूल एक ही परिणाम की बात कर रहा हूँ ना, 6 वाले परिणाम की। और यही यहाँ पर भी आएगा 1/6, यहाँ 5/6, यहाँ 5/6 क्यों, E2 की प्रायिकता, पासे पर 6 के अलावा कोई और संख्या मिलने की प्रायिकता, मतलब 5 अनुकूल परिणाम हो गए ना, 1 2 3 4 5 वाले, तो 5/6 हो गई। अब देखो इसको समझते हैं, यदि आप समझ गए तो हो जाएगा। इसको ये कंडीशन लगाओ E1 और उसके बाद एक ही प्रायिकता, मीन्स आपको करना क्या है, पहले इसको पढ़ो फिर इसकी प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, पासे पर 6 प्राप्त हुआ
व्यक्ति द्वारा बताना कि 6 प्राप्त हुआ, है ना, पहले इसे पढ़ा फिर इसे, 5 से पर 6 प्राप्त हो रहा है और व्यक्ति द्वारा बताना कि 6 प्राप्त हुआ मीन्स सत्य बोलना। ये चीज क्या किस कंक्लूजन पे आ रही है कि 5 से पर 6 प्राप्त हो रहा था और व्यक्ति बता भी ये रहा है 6 प्राप्त हुआ, इसमें वो बात छुपी हुई है कि 6 आया बताया 6 मतलब सत्य बोला। तो ये वाली जो चीज है ना, ये सत्य बोलने की प्रायिकता है, समझ गए। और सत्य 4 में से 3 बार बोलता है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता यहाँ लिखनी है 3/4। क्लियर है ये, ठीक है। आगे बढ़े, A/E2। A/E2 का मतलब क्या हुआ कि पहले E2 को पढ़ो फिर A को पढ़ो तो आप समझ जाओगे। 5 से पर 6 के अलावा प्राप्त हुआ और व्यक्ति ने बताया कि 6 प्राप्त हुआ है, मीन्स उसने क्या किया, झूठ बोला, है ना। 6 के अलावा प्राप्त हुआ है बट उसने बताया क्या, 6 प्राप्त हुआ है, इसका मतलब उसने क्या किया है, झूठ बोला है। तो ये झूठ बोलने की प्रायिकता हो गई। झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी होगी आपको पता ही है, फिर 1/4। क्यों, क्योंकि वो 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता 3/4 और असत्य बोलने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे मान रख के अब आप इसको सॉल्व कर लेना। तो सबसे मेन चीज क्या है कि E1 E2 को समझना, वो क्या होंगे, A को समझना, फिर क्या पूछा है उसे समझना और इनको रीड करके सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करना। ये सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। यदि ये आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। तो बेस पर में के क्वेश्चंस मैं इतना ही करवाऊंगा, बाकी आप खुद खुद समझिएगा। कोई और प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा या कमेंट में बता दीजिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। 16.4 में यादृच्छिक चर है, उसमें आपको क्या करना है, एक चर लेना पड़ेगा x, जिस चीज़ की प्रायिकता वो आपसे चाह रहा होगा उस x की फॉर्म में नाम दिया जाएगा। x आपको जो है लेना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझ के x जो है काउंटिंग को शो करेगा हमेशा, ठीक है। और वो जो भी क्वेश्चन कहेगा वहाँ से आप x उठाएंगे। x हमेशा किसी न किसी चीज़ की काउंटिंग को शो करेगा, ठीक है। और फिर उस x की डिफरेंट जो वैल्यूज़ अवेलेबल है वो सारी वैल्यूज़ जो है उस घटना के संदर्भ में हम लिख लेंगे यहाँ पे और उन सब की प्रायिकता पता करेंगे। प्रायिकता मीन सब x की फॉर्म में आएगी और फिर माध्य प्रसरण वगैरह आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आपसे कहा जाता है कि हम जो है सिक्के को 2 बार उछालते हैं, सिक्के की 2 उछालों में हेड्स की संख्या का माध्य व प्रसरण पूछ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करवा रहा है आपसे, सिक्के को 2 बार उछाल रहा है, हेड्स की संख्या का माध्य और प्रसरण पूछ रहा है। तो मेरे लिए x जो है वो क्या होगा, हेड्स की संख्या होगी, ठीक है। अब इसके जो मान हो सकते हैं वो सारे यहाँ लिखूंगा मैं। अब जब सिक्के को 2 बार उछाल रहा हूँ तो आप सोचो कि आप सिक्के को 2 बार उछालोगे तो हेड्स की संख्या क्या क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है ना, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। 2 से ज़्यादा हो सकती है क्या, जब हम सिक्के को 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मुझे पता है सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 परिणाम होते हैं, HH, HT, TH और TT। अब इन 4 परिणामों के हिसाब से आप देखो हेड्स की संख्या मिनिमम क्या हो सकती है, ये वाला काम हुआ तो मैक्सिमम 2 हो सकती है, इनमें से कोई सा भी काम हुआ तो हेड आपको 1 मिल रहा है और ये वाला काम हुआ है तो हेड आपको मिला नहीं, मीन्स हेड्स की संख्या क्या हो गई, वहाँ पर 0 हो गई, ठीक है। तो आपको हेड्स की संख्या का माध्य प्रसरण चाहिए था, तो x मेरे लिए हेड्स की संख्या रहेगी, उसके क्या मान हो सकते हैं x के वो सारे लिख दिए। इन सब मानों की प्रायिकता पता करूंगा अब मैं। तो p x = 0, p x = 1, p x = 2। p x = 0 का मतलब कोष्टक में जो लिखा है उसकी प्रायिकता, p मीन्स प्रायिकता, x = 0 की प्रायिकता, x = 1 की, x = 2 की। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ ये निकल रहा है कि हेड्स की संख्या, x मतलब हेड्स की संख्या, हेड्स की संख्या 0 होने की प्रायिकता, हेड्स की संख्या 0 होने की क्या प्रायिकता है यहाँ पर। अब हेड्स की संख्या 0 होने का मतलब क्या निकल रहा है कि 2 टेल, है ना, ये वाला काम हुआ तभी तो हेड्स की संख्या 0 हुई ना। तो हेड्स की संख्या 0 होने का मतलब इस परिणाम की प्रायिकता, इस परिणाम की प्रायिकता कितनी होगी, 1/4, ठीक है। x = 1 मतलब हेड 1 प्राप्त होना, हेड 1 प्राप्त होने का मतलब ये 2 रिजल्ट, ठीक है। इन 2 रिजल्ट की प्रायिकता क्या होगी, 2/4। फिर x = 2 मतलब 2 हेड मिलने की प्रायिकता, 2 हेड मिलने की प्रायिकता क्या होगी,
ये 2 हेड है, डबल हेड है। इस चीज़ की प्रायिकता क्या होगी, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी, 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से या तो किसी क्वेश्चन में वो खुद लिख देगा कि एक्स आपको क्या लेना है, या आपको खुद को समझना पड़ेगा। फिर जो भी आपने एक्स लिया वो काउंट को शो करेगा, वो संख्या को शो करेगा, वो संख्याएं क्या क्या हो सकती है वो सारी मुझे लिखनी है, फिर उन सबकी प्रायिकता पता करनी है। फिर इनकी एक टेबल बनाऊंगा जिसे क्या बोला जाएगा, प्रायिकता बंटन। उसमें जो है इन सबके मुझे 2 उसमें रो होगी, एक एक्स की और एक पी एक्स की। अब यहाँ एक्स के सारे मान लिख दूंगा 0, 1, 2, और यहाँ उनकी प्रायिकताएं लिख दूंगा। 0 वाले की 1/4 है, इसकी 2/4, इसकी 1/4। इसको सोल्व करके 1/2 भी लिख सकते हैं। हमेशा ये कुल प्रायिकता इसकी 1 रहेगी। ये सब जो प्रायिकता है ना एक्स के मानों की नीचे, ये हमेशा 1 रहेगी टोटल। यदि आपने कुछ गलती की है तो इसका यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब आपको माध्य निकालना है, तो माध्य को आपको पता है ई एक्स से दर्शाते हैं। फॉर्मूला उसका क्या है, सिग्मा XI PI। मीन्स आपको प्रायिकता को एक्स से गुणा करना है और जोड़ना है। ठीक है, ये एक्स और ये उसकी प्रायिकता है। तो 0 को 1/4 से गुणा करूँगा, ये लीजिए, इसमें जोड़ूंगा अगले एक्स को अगले पी से, यानी 1 को 2/4 से, इसमें जोड़ूंगा 2 को 1/4 से। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 0 हो गया, ये 2/4 हो गया, और ये भी 2/4 हो गया, और यानी 4/4 यानी 1 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें 1 मिल गया माध्य। अब प्रसरण निकालना है, तो प्रसरण निकालने से पहले ये तो EX यानी माध्य हो गया। ठीक है, अब आपको जो है EX² पता करना पड़ेगा। EX² कैसे आता है, सिग्मा एक्स, EX देखो कैसे आया है, x को p से गुणा करने पर। EX² कैसे आएगा, x का स्क्वायर जो है प्रायिकता से गुणा करने पर। x का स्क्वायर जो है ना वो प्रायिकता से गुणा होगा, यानी 0 का स्क्वायर 1/4 से तो 0, 1 का स्क्वायर 2/4 से तो 2/4, और 2 का स्क्वायर 1/4 से तो 4/4। समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूँ मैं, वापस लिखूँ। 0 का स्क्वायर 1/4 से, 1 का स्क्वायर 2/4 से, और ये भी x है लास्ट वाला, तो 2 का स्क्वायर जो है 1/4 से। तो ये फाइनली 0, 2/4 और ये आपका 4/4 यानी 6/4। 6/4 का मतलब 3/2 हो गया। तो ये प्रसरण नहीं है, ये EX² का मान है। फिर प्रसरण वेरिएंस का मान कैसे आएगा, EX² में से जो EX है माध्य का स्क्वायर घटा लेंगे। EX² कितना आया है, 3/2। इसमें से EX का स्क्वायर घटा लो, EX 1 है उसका स्क्वायर घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 3/2 में से 1 घटाओगे 1/2 आ जाएगा। ये यहाँ प्रसरण आ गया। मानक विचलन चाहिए तो प्रसरण का रूट कर लेंगे, आपको पता होगा। इसका रूट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मानक विचलन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको x पता करना है कि x क्या है, फिर उस x के सारे मान आपको लिखने हैं, उन सबकी प्रायिकताएँ लिखनी है, फिर उससे टेबल बनेगी, फिर उससे माध्य आएगा, EX आएगा मीन्स, फिर उससे EX² आएगा, और EX² में से EX का होल स्क्वायर मीन्स EX² की वैल्यू में से माध्य का वर्ग घटाऊंगा तो मुझे जो है उसके बाद क्या मिल जाएगा, प्रसरण मिल जाएगा। और यदि मानक विचलन चाहिए तो इस प्रसरण का मैं जो है रूट कर लूँगा। तो इस तरह के इसमें काफ़ी अलग अलग क्वेश्चन है। किसी में प्रायिकता बंटन तक ही कराया हुआ है, किसी में माध्य प्रसरण तक करवाया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो उसके बाद अब जैसा आपके बुक में क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर सबसे पहले देखते हैं 8 क्या है वो। देखो सारे क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कर भी नहीं पाऊंगा। मैं आपको ओनली कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करवा रहा हूं जिससे आपके ये चैप्टर क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पासों के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन बताइए। पासों का एक जोड़ा है, जोड़ा का मतलब उसमें 2 पासे होंगे, उन्हें हम 3 बार उछालते हैं, तो द्विकों की संख्या का वहाँ पर प्रायिकता बंटन पूछा हुआ है ओनली। तो देखो x किस चीज़ को दर्शाएगा, वो पासों के जोड़ों की 3 उछालों में द्विकों की संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, मीन्स पासों का जोड़ा है उसे आप 3 बार उछाल रहे हैं, और वहाँ पर डबलेट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 ये डबलेट होते हैं। तो ये कितनी बार मिल रहे हैं, उनकी संख्या जो x दर्शा रहा है, तो वो मिनिमम आपको पता है फिर से 0 हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 0 का मतलब क्या हुआ,
कि आपने 3 बार उछाला ना जब 500 के जोड़े को, तो आपको एक भी बार द्विक नहीं मिला। जैसे फर्स्ट टाइम 1 2 मिल गया, सेकंड टाइम कुछ और मिल गया, जैसे 2 3 मिल गया, आपने एक बार और उछाला आपको 4 5 मिल गया मान लो, या कुछ 5 6 मिल गया, मीन्स आपको तीनों उछालों में द्विक नहीं मिला, समझ गए। या एक में भी मिल सकता है किसी में, या 2 में मिल सकता है, या तीनों में भी द्विक मिल सकता है ना। अब ये x के सारे माने मैंने लिख दिया है, अब इन सबकी मुझे प्रायिकताएं लिखनी है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसको कैसे शुरू करूं मैं, मुझे इन सब की प्रायिकता लिखनी है। तो यहाँ पर मेरे लिए द्विक प्राप्त होना एक बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है ना। 500 के जोड़े को हम उछाले तो वहाँ पर द्विक प्राप्त होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो मैं उसे एक अलग घटना लेकर क्वेश्चन को करता हूँ। देखो मैं घटना मानता हूँ ए, बस इतनी ही मान रहा हूँ उसे कि 500 के जोड़ों पर द्विक प्राप्त होना, 500 के जोड़े पर द्विक प्राप्त होना, ये मेरे लिए ए है ओनली, ठीक है। 3 बार उछालने वाली बात इसमें नहीं आ रही है। तो 500 के जोड़े पर उछालें उसको, तो उस पर द्विक मिलने की प्रायिकता क्या होगी, आपको पता है 500 का एक जोड़ा है, उसे उछालोगे तो 36 वहाँ परिणाम हो सकते हैं, उसमें से द्विक वाले कितने हैं 6, तो द्विक मिलने की प्रायिकता कितनी हुई 6/36 यानी कि 1/6। तो ये हो गई द्विक मिलने की प्रायिकता, मीन्स घटना ए की प्रायिकता, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब x = 0 की प्रायिकता लिखते हैं। देखो ए की प्रायिकता ये, तो अपने आप ही ए डैश की प्रायिकता आपको पता है 5/6 हो जाएगी। जब ए की प्रायिकता आपको 1/6 मिल चुकी है तो ए डैश की अपना आपको पता है 5/6 हो जाएगी। अब x = 0 का मीनिंग क्या आपको पता है, आप 500 के जोड़े को 3 बार उछाल रहे हैं, है ना, और एक भी बार आपको द्विक प्राप्त नहीं हुआ, तो द्विक प्राप्त होना घटना ए है, और 3 बार मैं इवेंट करवा रहा हूँ और एक भी बार द्विक प्राप्त नहीं हो रहा है, मीन्स तीनों बार कौन सा घटना घटित हो रही है, ए डैश ए डैश ए डैश वाली, समझ गए। तो ये ए डैश ए डैश ए डैश 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि ए दर्शा रहा है द्विक प्राप्त होने को, ए डैश बताएगा द्विक नहीं प्राप्त होना, और वो चीज़ तीनों बार हुई है, इसीलिए द्विकों की संख्या कितनी है 0, तो ए डैश ए डैश ए डैश हो जाएगा। अब ये आपको पता है हर बार द्विक प्राप्त होने वाला परिणाम आपस में इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, स्वतंत्र परिणाम है, इसलिए फिर ये कितना आ जाएगा 5/6 × 5/6 × 5/6 125/216, ठीक है। फिर x = 1, x = 1 का मतलब क्या निकला, एक बार द्विक प्राप्त होना, द्विकों की संख्या 1 मीन्स एक बार प्राप्त होना। अब एक बार जो है वो फर्स्ट बार भी मिल सकता था, सेकेंड बार भी मिल सकता था, थर्ड बार भी मिल सकता था, है ना। तो इसका मतलब क्या निकला, जैसे मैंने ए डैश लिखा, तो इसमें एक बार ही द्विक प्राप्त होना, 3 बार उछाला गया है 500 को, इसलिए 3 बार लिखा, 500 के जोड़े को 3 बार उछाला गया इसलिए 3 बार लिखा जा रहा है। उसमें से फर्स्ट टाइम में द्विक प्राप्त हुआ, सेकंड थर्ड में नहीं हुआ, है ना। या ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट में ना हो, सेकंड में हो, थर्ड में ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ए डैश ए थर्ड बार में प्राप्त हो। ये तीनों तरीके कौन सी चीज़ों की ओर लेके जा रहे हैं आपको, एक द्विक प्राप्त होने की ओर। इसमें फर्स्ट राउंड में मिला, इसमें सेकंड में मिला है, इसमें थर्ड में मिला है, ठीक है। अब देखो इनको सबको आपको जोड़ना है। अब यहाँ प्रायिकता ए की कितनी है, ए की प्रायिकता 1/6, ए डैश की 5/6, ए डैश की 5/6, ए डैश की 5/6, ए की 1/6, ए डैश की 5/6, ए डैश 5/6, 5/6, 1/6। तो ये कितना हो गया 25/216, 25/216, 25/216, 75/216, ठीक है। फिर x = 2, x = 2 का मतलब आप समझ गए। अब 2 बार द्विक प्राप्त होना, तो 2 बार का मतलब क्या होगा, ए डैश, ये देखो 2 बार द्विक हुआ है, पहले दूसरे में ए, और आपको ए डैश ए फर्स्ट थर्ड में, और ए डैश ए लास्ट के 2 में, समझ गए। अब यहाँ पर आप सारे मान रखना, आपको जो है 15/216 कुछ इस तरह का मिल जाएगा। उसके बाद x = 3 का मतलब 3 बार द्विक प्राप्त होना। अब ये काम एक ही तरीके से हो सकता है, तीनों बार द्विक प्राप्त होने का मतलब ये हो गया, समझ गए आप लोग, ठीक है। तीनों बार द्विक प्राप्त होना यानी 1/6, 1/6, 1/6 यानी 1/216, ये सारे मान आ गए। इनकी एक हम टेबल बना लेंगे, फर्स्ट उसमें x, सेकंड उसमें px, यहाँ 0 1 2 3, और सबके जो मान आए वो मैं रख दूंगा, और इनका योग 1 आना चाहिए। इनका योग यदि 1 आ रहा है मतलब मैंने सही किया है, और यदि 1 नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गलती की है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक की हेल्प लेनी पड़ी हमें। एक घटना को दर्शा रहा है, वो द्विक प्राप्त होने वाली घटना है। फिर 0 मीन से एक भी बार द्विक प्राप्त नहीं होना,
तो 3 बार क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं 3 बार टॉस कर रहा हूँ, इसलिए समझ रहे हो आप। और 1 एक बार देख प्राप्त होने वाला काम 3 तरीके से हो सकता है इस घटना एक ही वजह से, और वो मैंने ये लिख लिया है, ठीक है। यह स्वतंत्र परिणाम है, तो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 16.5 जिसे हम कहेंगे बर्नौली वाला, वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, बट उससे मैंने आपको बताया नहीं अभी, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक अनविनत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण क्या है। पासे को फेंक रहे हैं, एक पासा है बस, और नॉर्मल पासा है अनविनत का, मतलब उसको फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण क्या है। तो x किस चीज़ को दर्शा रहा है, पासे पर प्राप्त संख्या को दर्शा रहा है ओनली। फिर इसके मान क्या क्या हो सकते हैं आप सोच के बताओ। पासे पर प्राप्त संख्या आपको पता है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी हो सकती है ना। इन सब की प्रायिकता लिखना चाहूँ तो x का मान 1 होने की, 2 होने की प्रायिकता, 3 होने की प्रायिकता, 4 की प्रायिकता, या 5 की प्रायिकता, या 6 की प्रायिकता लिखनी है, मान लीजिए मुझे 1 2 3 4 5 6 की। अब देखो इनमें a वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासे पर 1 मिलने की प्रायिकता क्या है भाई, x क्या दर्शा रहा है, x इक्वल टू 1 की प्रायिकता लिख रहा हूँ ना मैं, और x क्या दर्शा रहा है, पासे पर प्राप्त अंक। तो पासे पर प्राप्त अंक 1 है, उसकी प्रायिकता क्या है आपको पता है, 1/6 होगी। ये सारी 1/6 होंगी, समझ गए आप लोग। और इनकी मैं टेबल बना लूँगा, ये लीजिए, यहाँ पर x, यहाँ पर प्रायिकता, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, सबकी वैल्यू 1/6। अब आप फॉर्मूला लगा के आंसर कर सकते हैं। यदि आपने ये सही कर लिया तो पहले माध्य निकालेंगे हम, कैसे, सिग्मा xi pi से। आप कर लेना, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक कलश में 4 सफ़ेद और 6 लाल गेंदे हैं। एक कलश में 4 वाइट और 6 जो है रेड, 4 वाइट और 6 रेड गेंदे हैं। इस कलश में से 4 गेंदें निकाली जाती है, 4 गेंदें निकालनी है आपको। सफ़ेद गेंदों की संख्या का प्रायिकता बंटन पूछ रहा है। x किस चीज़ को दर्शा रहा है, सफ़ेद गेंदों की संख्या को दर्शा रहा है ना। और हम कर क्या रहे हैं, इसमें से 4 गेंद निकालते हैं, है ना। और x दर्शा रहा है सफ़ेद गेंदों की संख्या। अब आप बताओ, जब एक कलश है जिसमें 4 वाइट है और 6 रेड है, उसमें से हम 4 गेंद निकाल रहे हैं और x दर्शा रहा है सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो आप खुद पर प्रैक्टिकल लो तब आप समझ पाओगे। आप यहाँ से 4 बॉल निकालो और सफ़ेद बॉल कितनी मिल रही है वो काउंट करने बैठो, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, चारों को चारों सफ़ेद भी मिल सकती है ना। अब इन सब की मुझे प्रायिकता लिखनी है, फिर जाकर प्रायिकता बंटन बनेगा। अब x इक्वल टू 0 की प्रायिकता चाहिए, यानी आपने 4 गेंदें निकाली है और एक भी उसमें से सफ़ेद नहीं है, सफ़ेद गेंदों की संख्या 0 है, मीन्स चारों कैसी प्राप्त हुई है, लाल, है ना, चारों लाल प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब ये किस चीज़ की प्रायिकता है, ये प्रायिकता है चारों लाल गेंद प्राप्त होने की, ऐसे कह सकता हूँ ना मैं, ठीक है। अब देखो 4 लाल गेंद निकालनी है ना मुझे, तो प्रायिकता कैसे आएगी, वो अनुकूल परिणाम 6c4 हो गए उसके। अब c की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी 6 में से 4 का चुनाव हुआ है, तभी तो 6 में से 4 लाल गेंद मिलेगी। और वैसे कुल यहाँ तो अनुकूल परिणाम लिख लिए मैंने, 4 गेंद मिलने का अनुकूल परिणाम, 4 लाल गेंद मिलने के, और कुल परिणाम 4 गेंद निकलने कितने हो सकते हैं, 10 गेंदे हैं, तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 10c4। समझ गए आप लोग, ऐसे। फिर x इक्वल टू 1 की लिखूँ मैं, एक सफ़ेद गेंद मिलनी चाहिए, इसका मतलब ये निकला। तो एक सफ़ेद गेंद मिलनी चाहिए, मतलब 4 में से 1 आई है और 6 में से 3 आई है। एक सफ़ेद आई है तो 3 लाल आ रही है पीछे, क्योंकि 4 गेंद निकाल रहे हैं ना, तो 6 में से 3 और आ रही है और एक 4 में से आ रही है, तो अपने आप क्या मिल गया, एक सफ़ेद मिल गया, ये अनुकूल हो गया। कुल क्या हो सकते हैं, कुल तो 10 में से 4 निकालने के तरीके 10c4 हो गए। फिर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 में 4c2 इंटू 6c2 अपॉन 10c4, x इक्वल टू 3, यानी 3 सफ़ेद उसमें से, तो 4c3 6c1, 4c3 मीन्स 4 में से 3 सफ़ेद के तरीके,
6C1 मतलब 6 लाल में से 1 लाल के तरीका, तो टोटल ये 4 गेंदें हो गई। और कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 10C4, हर बार 10C4 का भाग लगता जाएगा। x इक्वल टू 4 का मतलब 4C4 अपॉन 10C4, सबको पता कर लेंगे आप और जो है टेबल बना लेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर जो आपको मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये क्या है कि जब प्रतिस्थापन नहीं हो रहा होता है ना, तब आप ये C वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पर यदि ऐसे कहा जाता कि हम प्रतिस्थापन करके, यानी एक के बाद एक प्रतिस्थापन करते, यानी वापस रख के 4 गेंदे निकाल रहे होते इसी क्वेश्चन में, तो ये C वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर मुझे एक घटना A मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता और मेरे पास कोई उपाय नहीं होता। फिर ये C वाला तरीका फिर आप यूज़ नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है लास्ट। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकालने। आपको बादशाहों की संख्या की बात कर रहा है वो, तो x क्या है? 2 पत्तों के चयन में बादशाहों की संख्या है x। ठीक है, ये क्या हो सकती है? 0 1 2। जब 2 पत्ते हम निकाल रहे हैं, बादशाह 4 होते हैं आपको पता है, हम 2 पत्ते निकाल रहे हैं तो वहाँ बादशाहों की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है एंड 2 भी हो सकती है। अब वहाँ से आप देखो वो क्या कह रहा है, हम बिना प्रतिस्थापन के पत्ते निकाल रहे हैं तो C की हेल्प ले सकते हैं हम। ठीक है, समझ रहे हो? यदि बिना प्रतिस्थापन है तब आप C वाले तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और C वाला फॉर्मूला जो है NCR वाला वो, और प्रतिस्थापन करके निकाल रहे हैं तो घटना A लेकर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो देखो x की वैल्यू 0 होने का क्या मतलब निकला? बादशाह एक भी नहीं प्राप्त होना, तो उसमें 52 में आपको पता है 4 बादशाह 48 और होते हैं, तो बादशाह एक भी प्राप्त नहीं हुआ, मतलब आप 2 पत्ते निकाले आपने, वो 48 में से आए। ठीक है, और 2 पत्ते निकालने कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, उनका भाग लगाना है, कुल कितने परिणाम हो सकते हैं? 52 में से 2 निकलने के 52C2। ठीक है, ऐसे। और x इक्वल टू 1 का मतलब एक बादशाह आना चाहिए, तो एक बादशाह आना चाहिए तो 4 में से 1 और फिर 48 में से 1, तो 4C1 इंटू 48C1 अपॉन 52C2। फिर x इक्वल टू 2 का मतलब, x इक्वल टू 2 का मतलब हो गया 2 बादशाह यानी 4C2 अपॉन 52C2। क्लियर है ये आपको? तो इस तरीके से ये जो है अपना सॉल्व हो जाएगा, सबकी आप वैल्यूज पता कर लीजिएगा। और देखो इसमें यदि वो ये कहता कि प्रतिस्थापन करके हम एक के बाद एक पत्ता निकाल रहे हैं, जो 2 पत्ते निकालने वाला काम है वो प्रतिस्थापन के बाद कर रहे हैं, तो ये C वाला फॉर्मूला फिर आप यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर क्या करता मैं? फिर मैं एक घटना A मानता, वो दर्शाता बादशाह प्राप्त होने वाली घटना। ठीक है, फिर x इक्वल टू 0 का मतलब क्या निकलता? फिर एक भी बादशाह प्राप्त नहीं हुआ, यानी A' हुआ। फिर मैं पहले A की प्रायिकता लिखता, यहाँ से A की A' की प्रायिकता लिखता मैं अलग से। देखो बादशाह प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है जब पत्ता निकाला जाए? 2 बादशाह की नहीं, ओनली बादशाह की बात हो रही है। A ओनली बादशाह निकलने वाली चीज़ को दर्शा रहा है, तो बादशाह निकलने की प्रायिकता क्या है वहाँ से? 4/52 यानी 1/13, और नहीं की क्या हो जाएगी? 12/13 हो जाएगी। समझ गए आप लोग? तो ये बादशाह मिलने की और बादशाह नहीं मिलने की हो गई। हर बार यही रहेगी। अब क्यों? हम प्रतिस्थापन सहित पता निकाल रहे हैं, तो ये तो चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र परिणाम हो जाएंगे अब। और फिर x इक्वल टू 0 का मतलब निकला A' को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12/13 इंटू 12/13। x इक्वल टू 1 का मतलब समझ गए आप? x इक्वल टू 1 का मतलब है एक बादशाह, 2 पत्ते निकाले उसमें से एक बादशाह मिलना चाहिए। इसका मतलब आप समझो क्या हुआ? एक बार A होना चाहिए, एक बार A' होना चाहिए, तो उसके 2 ऑप्शन से A' हो जाए या फिर A' हो जाए। समझ गए? ऐसे। और फिर x इक्वल टू 2 का मतलब आपको दोनों बादशाह मीन्स 2 बार A। तो इस तरीके से ये सारे आपको समझकर जो है करने पड़ते हैं। तो ये कब करना होता है? जब क्वेश्चन में प्रतिस्थापन के बाद पत्ता निकाला जा रहा हो, तब A की हेल्प ले लेंगे। जब बिना प्रतिस्थापन के हम पत्ते निकाल रहे हैं, चाहे एक साथ निकाले चाहे एक के बाद एक निकाले, वहाँ आप NCR वाले फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ 16.4 के क्वेश्चंस आप लोग और सॉल्व कर लेंगे। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा।
मैं 16.5 पे आता हूँ। अब 16.5 में से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें 2-3 क्वेश्चंस मिक्स हो, ठीक है, एक क्वेश्चन में 3-4 पार्ट हो, ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है 16.5 में से भी। अब देखिए 16.5 में जो है आपको क्या करना है, बर्नौली परीक्षणों के लिए क्वेश्चंस है, बर्नौली परीक्षण के लिए जो है क्वेश्चंस है, और उनके लिए जो है द्विपद जो आपका मैं कह सकता हूँ बंटन वाला पार्ट है। करना क्या होता है कि आपको कोई एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो रिपीटेडली कई बार हो रहा है, मान लीजिए 10 टाइम्स 20 टाइम्स, और वहाँ पर उसको आप उसमें से किसी एक चीज़ की प्रायिकता चाह रहे हैं उसके कुछ बार सफल होने के लिए। जैसे आपसे कहा जाए कि हम सिक्के को 10 बार उछालते हैं, वहाँ बार 4 बार हेड मिलने की क्या प्रायिकता है, या वहाँ 6 बार हेड मिलने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट बार बार किया जा रहा है, बट हर बार जो कोई परिणाम प्राप्त हो रहा है वो स्वतंत्र है, ठीक है, कोई घटना है वो स्वतंत्र है, वहाँ पर उसको हम बर्नौली परीक्षण कह के और द्विपद बंटन वाला सूत्र जो है वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पता है जैसे सिक्के वाला क्वेश्चन है या पासे वाला क्वेश्चन है, उसमें किसी चीज़ की प्रायिकता जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, क्योंकि आप कितनी बार उछालो हेड मिलने की या टेल मिलने की या पासे पर कोई अंक मिलने की प्रायिकता जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई ताश की गड्डी वाला क्वेश्चन है तो उसमें जो है पत्ता यदि हम प्रतिस्थापन करके वापस निकाल रहे हैं तो किसी भी चीज़ की प्रायिकता फिर वहाँ पर चेंज होने वाली नहीं है, तो प्रतिस्थापन सहित यदि हम पत्ता निकाल रहे हैं तो वो भी इसी काउंट में आता है द्विपद बंटन वाली में। वहाँ पर आपको करना क्या है, आपको x को डिस्क्राइब करना है। x जो है ये हमेशा सफलताओं की संख्या को दर्शाएगा, और सफलता क्या है वो हम यहाँ पे आगे बता देंगे, जो भी वो आपसे क्वेश्चन में चाह रहा होगा वो सफलता की फॉर्म होगी। और फिर वहाँ पर मुझे n लिखना है, मीन्स मैं एक्सपेरिमेंट को कितनी बार कर रहा हूँ वो मेरे लिए n है। फिर p और q लिखने हैं। p क्या दर्शाएगा, p सफलता की प्रायिकता को दर्शाएगा, और q जो है वो असफलता की प्रायिकता को दर्शाने का काम करेगा, और ऑलवेज p प्लस q 1 रहेगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब जितनी टाइम आपको सक्सेस चाहिए, जितनी टाइम, जैसे r टाइम्स चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला है NCR Q की पावर n माइनस R P की पावर R। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, n की, P की, Q की और R की, ठीक है। याद कैसे करेंगे आप, NCR पहले Q आएगा, असफलता आएगी, पहले असफलता आती है आपको पता ही, और फिर सफलता आएगी, और Q की पावर n माइनस R आएगा, और P की पावर जो है R आएगा। और वैसे देखा जाए तो यदि आपको 11th क्लास का द्विपद प्रसार याद हो तो ये Q प्लस P की पावर n का R प्लस 1 टर्म है, व्यापक पद है, उससे वैसे भी कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको छोड़िए। हाँ, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलो देखो, जैसे मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो हमसे ये कहा जाता कि हम जो है सिक्के को 10 बार उछालते हैं, सिक्के को 10 बार उछालने पर जो है वहाँ पर 4 हेड मिलना, इस चीज़ की क्या प्रायिकता है। तो n तो 10 हो गया, 10 बार उछालते हैं, p दर्शाएगा सफलता की प्रायिकता, तो हेड मिलने की प्रायिकता क्या होगी आपको पता है 1/2, q अपने आप क्या हो जाएगा 1/2, p प्लस q 1 होता है, p मिलते ही q जो है p का अपोजिट होगा, इसलिए 1 में से इसको माइनस कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा वो, ठीक है। अब सफलताओं की संख्या x दर्शाने का काम करेगा। सफलता यहाँ पर क्या है, आपके किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, हेड मिलना, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे 4 हेड मिलना, यहाँ ओनली ये लिखेंगे सफलता है हेड मिलना, क्योंकि हेड मिलने की बात कर रहा है। अब फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे, वो आपसे क्या चाह रहा था कि 10 में से 4 बार हेड, मीन्स सक्सेस कितनी बार चाह रहा है, यहाँ नहीं लिखना है 4 हेड, यहाँ ओनली लिखना है हेड मिलना सक्सेस है। सक्सेस कितनी बार चाहता है, 4 बार, तो x 4 हो गया, समझ गए आप लोग। और फॉर्मूला लिख लेंगे फिर 10c4 आएगा, पहले q की पावर आपको पता है n माइनस आर आएगी, 10 माइनस 4, p की पावर 4 आ जाएगा। सारी वैल्यूज आप रख के 10c4 की वैल्यू आपको निकालनी आती होगी, वो आप लोग जो है पुट कर लेंगे तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है जैसे कम से कम एक बार हेड चाहिए, जैसे मान लो इसमें ये कहा जाता, ठीक है, उछालने पर कम से कम एक बार हेड,
तो इसमें हम क्या करते हैं, हम आपको पता है, फिर जब भी क्वेश्चन में कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार कोई भी चीज़, तो हम 1 में से उसका उल्टा माइनस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें केसेस, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो 1 में से इसका अपोजिट माइनस कर दो। कम से कम एक बार का अपोजिट क्या होगा, 1 माइनस एक भी बार नहीं। समझ गए आप लोग, 1 माइनस एक भी बार हेड नहीं, मीन्स हेड्स कितने हो गए, 0, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को है जो सॉल्व करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अब सारे क्वेश्चंस तो हो नहीं पाएंगे, और रैंडमली मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। जैसे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा हुआ है हमें कि हमें जो है एक कलश में 5 सफ़ेद, 7 लाल और 8 काले गेंदे। एक कलश है, उसमें 5 सफ़ेद है और क्या है, 7 लाल गेंदे हैं, और क्या है, 8 काली गेंदे हैं। फिर क्या कहा जा रहा है, यदि 4 गेंदे एक एक करके प्रतिस्थापन से निकाली जा रही। मैंने आपसे कहा ना प्रतिस्थापन होगा तभी ये लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन नहीं है तो नहीं लगा सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो प्रतिस्थापन करके एक एक करके हम 4 गेंदे निकालते हैं। मीन्स से आपको पता चल गया होगा कि n कितना हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक है। और फिर क्या प्रायिकता है, सभी चारों सफ़ेद है, केवल 3 सफ़ेद है, कोई भी सफ़ेद नहीं है, कम से कम 3 सफ़ेद, ऐसे वो कह रहा है आपसे। तो वो आपसे x इसमें क्या दर्शाने का काम करता है, मैंने कह रखा है आपको, सफलताओं की संख्या। और सफलता वो चीज़ है जिसकी बात हो रही है। सफलता क्या है, सफलता है सफ़ेद गेंद, सफ़ेद गेंद मिलना सफलता है, ठीक है, क्योंकि सफ़ेद गेंद की बात हो रही है। 4 गेंद निकाल रहे मीन्स n4 हो गया। p और q लिखूँ मैं यहाँ पे, तो देखो p क्या होगा, p सफलता की प्रायिकता होगी। तो सफ़ेद गेंद मिलने की प्रायिकता क्या है वहाँ पे, यहाँ कोई ऐसे नहीं लिखना है 4 सफ़ेद गेंद या 3, जितनी भी 4 हैं, वो सब क्वेश्चन जब आएगा तब होगा, ठीक है। तो सफ़ेद गेंद मिलेगी, यहाँ पर प्रायिकता कितनी है, 20 गेंदे, 5 वहाँ सफ़ेद है, तो 5/20 यानी कि 1/4, और ये अपने आप क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी फिर, क्योंकि 1 - 1/4 कर लेंगे। अब इसमें चारों क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ। पहला क्या है, सभी सफ़ेद होनी चाहिए, मीन्स x कितना हो गया, 4। सभी सफ़ेद का मतलब आप समझ गए कि आप 4 गेंदे निकाल रहे हो, चारों सफ़ेद, चारों सफ़ेद मीन्स सक्सेस कितनी हो गई, सक्सेस सफ़ेद है तो सक्सेस कितनी टाइम्स हो गई, चारों सफ़ेद मतलब 4 सक्सेस हो गई, तो 4 सफलता। फॉर्मूला 4C4 NCR आता है, तो 4C4 हो गया। Q की पावर कितनी आएगी, 4 - 4 0, P की पावर ये आएगी R यानी 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। सेकंड क्या है उसके बाद, केवल 3 गेंदे सफ़ेद, तो केवल 3 सफ़ेद मतलब x3 मतलब 4C3। Q की पावर कितना आएगा, 4 - 3 1, P की पावर आ जाएगी 3। फिर उसके बाद वो कह रहा है आपसे कोई भी सफ़ेद नहीं, तो x 0 हो गया, भाई कोई भी सफ़ेद नहीं चाहिए, तो सफलता एक भी बार नहीं हुई, तो 0 हो गया x। और फिर 4C 0, Q की पावर 4 - 0 4 हो गया, P की पावर 0, और उसके बाद कह रहा है हमसे कम से कम 3 सफ़ेद। अब इसे समझो आप, क्या कह रहा है हमसे, कम से कम 3 सफ़ेद। तो यहाँ पर क्या होगा, x कितना होगा बताओ, x सफ़ेद की संख्या दर्शा रहा है ना, सफलता मीन सफ़ेद की संख्या दर्शा रहा है। कम से कम 3 सफ़ेद का मतलब क्या निकला कि 3 या 3 से ज़्यादा x, यानी x 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है ना। कम से कम 3 सफ़ेद का मतलब क्या हो गया, या तो 3 सफ़ेद मिले या 4 सफ़ेद मिले। 5 क्यों नहीं मिल सकती है, क्योंकि गेंद हम 4 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर हमें जोड़नी पड़ेंगी, इन दोनों के आप फॉर्मूले लगा के जोड़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13 क्या है, देखो 13 क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि 500 का एक जोड़ा है, उसको हमें जो है 4 बार उछालना है, यानी n जो है कितना हो गया, 4 हो गया। 500 का एक जोड़ा है, उसे हम 4 बार उछाल रहे हैं, n 4 हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है यदि पासे पर प्राप्त अंकों का अधिक होना सफलता है तो 2 सफलता की प्रायिकता क्या है। उसने कह दिया है सफलता क्या है, x दर्शाएगा
आपको पता है सफलताओं की संख्या, और जहाँ सफलता क्या है, द्विक प्राप्त होना सफलता है, तो x दर्शाएगा सफलताओं की संख्या, और जहाँ सफलता जो है द्विक प्राप्त होना है। अब वहाँ पर जो है आपसे क्या कहा जा रहा है कि हम जो है 4 बार उसको उछाल रहे हैं, और उसके बाद P और Q मैं जो है लिखता हूँ, क्या आएंगे देखो, P और Q। द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी बताओ, वो P होगी, सफलता की प्रायिकता P होती है। द्विक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या, जब हम पासों के जोड़े को उछाले तो 36 टोटल परिणाम, उसमें से दिक् वाले कितने हैं 6, तो 6/36 यानी 1/6, और ये 1 - 1/6 कितना हो गया, 5/6 हो गया। ठीक है, अब वो आपसे कितनी बार सफलता चाहता है, वो आपसे कहता है कि 2 बार द्विक प्राप्त होना, तो क्या हो गया वो x = 2 हो गया, और फिर फॉर्मूला लगा लेंगे आप 4c2 q की पावर 4 - 2 2, p की पावर क्या हो जाएगा 2, और इसे जो है हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे तो देखो वैसे एक ही हेल्प से भी कर सकते थे, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 4 ही है, कम ही है, तो इसके बिना भी हम यदि करना चाहें तो a में मान लेता द्विक प्राप्त होना, अब उसके बाद 2 बार द्विक चाहिए ना, तो 2 बार द्विक चाहिए, इसका मतलब क्या निकलता है कि फिर इससे देखो आप 4 बार तो आप उछाल रहे हो, तो इस तरीके से a ऐसे फिर ये सारे जोड़ने पड़ते हैं, तब थोड़ी प्रॉब्लम आती है फिर, इसीलिए ये वाला तरीका यूज़ किया हुआ है। और जितना ये काउंट बढ़ जाएगा उतना ही इस ए वाले मेथड से प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये जो है हमने द्विपद बंटन वाला तरीका है वो यूज़ किया है। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हमें सबको जो है सोल्व करना है, तो आप लोग जो है कोशिश कीजिए। उदाहरण नंबर 36 में और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए क्या है। एक व्यक्ति के एक कदम आगे चलने की प्रायिकता 0.4 है और पीछे चलने की प्रायिकता 0.6। व्यक्ति आगे बढ़ेगा उसकी 0.4 है और पीछे आएगा उसकी 0.6 है। इस बात की क्या प्रायिकता कि 11 कदमों के पश्चात वह शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर होगा। ठीक है, तो बताओ 11 कदम चले हम और शुरुआती पॉइंट से एक कदम ही दूर है, तो उसमें कैसे क्या होने वाला है। देखो पहले तो x मुझे कुछ मानना है और नंबर ऑफ काउंट्स 11 हो गए, p और q भी कुछ वहाँ पर होंगे फिर। ठीक है, तो मैं सफलता मान लेता हूँ किसी चीज़ को, x सफलताओं की संख्या दर्शाता है, तो सफलताओं की संख्या x का काम है। और सफलता मैं किसी चीज़ को मानता हूँ, सफलता मैंने माना कदम आगे बढ़ाने को, मान लो कदम आगे बढ़ाना, तो फिर p अपने आप ही कदम आगे बढ़ाने की प्रायिकता हो गई। कदम आगे बढ़ाने की प्रायिकता कितनी है, 0.4 है, पीछे की 0.6। समझ गए आप लोग। अब वो आपसे चाह क्या रहा है कि 11 कदमों के पश्चात शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर है, मीन्स 11 कदम हम चलेंगे और शुरुआती कदम से एक कदम ही दूर है। इसका क्या मतलब निकलता है कि या तो एक कदम आगे होंगे या एक कदम पीछे भी हो सकते हैं, जहाँ हम थे वहाँ से। अब एक कदम हम आगे कब होंगे, जहाँ हम थे वहाँ से। यदि मैं 11 में से 6 आगे चलूँ और 5 पीछे चलूँ, कोई से भी, है ना, समझ सकते हैं ना आप कि मैं आगे कब बढ़ूंगा एक कदम, जब मैं उन 11 में से 6 तो आगे चलूंगा और 5 पीछे चलूंगा, तो अपने आप एक क्या हो जाऊंगा, आगे हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो आपसे क्या चाह रहा है कि शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर। इसका मतलब ये है कि या तो आप एक कदम आगे बढ़ गए या क्या हो गया, एक कदम पीछे भी तो बढ़ सकते हैं ना, एक कदम पीछे बढ़ गए या घट गए। ठीक है, अब एक कदम आप आगे कब बढ़े आपको पता है, आप एक कदम आगे कब बढ़े, जब आपने 6 कदम आगे की ओर लिए और 5 पीछे की ओर लिए। समझ गए। इस स्थिति में क्या होगा, आप 6 कदम आगे लेंगे और 5 पीछे चलेंगे। समझ गए। और आप एक कदम पीछे कब चले जाएंगे, जब आप 5 आगे चलते हैं और 6 क्या किधर चलते हैं, पीछे की ओर। समझ गए।
क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, देखो वो आपसे कह रहा है कि शुरुआती बिंदु से हम एक कदम दूर, इसका मतलब शुरुआती बिंदु से या तो मैं एक कदम आगे हूँ या शुरुआती बिंदु से एक कदम पीछे हूँ, तो अपने आप में शुरुआती बिंदु से एक कदम दूर हो गया। अब शुरुआती बिंदु से मैं एक कदम आगे कब होऊंगा, जब मैं 6 आगे की तरफ चलता हूँ और 5 पीछे की तरफ चलता हूँ, तो ये वो हो गया 6 आगे 5 पीछे। और शुरुआती बिंदु से एक कदम पीछे कब जाऊँगा मैं, जब मैं आगे की तरफ तो 5 ही चल रहा हूँ और एक एक्स्ट्रा चल रहा हूँ पीछे की तरफ, 6 पीछे की तरफ चल रहा हूँ, समझ गए। अब इस स्थिति में x कितना हुआ, आप बताओ। 6 कदम हम आगे की तरफ चलते हैं, x आगे वाले कदमों को ही बता रहा है, तो इसका मतलब x इस स्थिति में 6 हो गया और x इस स्थिति में कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये अब मैंने x और लिख दिए क्या क्या है, और वो n p और q आपके पास है, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लेंगे। n 11 है तो 11c 6, q की पावर 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, p की पावर 6, ऐसे ये 11c 5, q की पावर 6, p की पावर 5। ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, एग्ज़ाम आपकी पास आ चुकी है और विविध में से भी काफ़ी क्वेश्चंस है, तो आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चंस मेरे लिए करा पाना पॉसिबल नहीं है इस एक क्लास में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और विविध में से भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे विविध में से आप जो है क्वेश्चन नंबर, जो बेस वाले क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है, इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा, 25 है वगैरह, ठीक है। तो ये जो 16.3, 4 और 5 वाले जो क्वेश्चंस है, इन्हें अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिए। इस चीज़ के जो विविध में और क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व कीजिए। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी वाले भी क्वेश्चंस हैं उसमें विविध में, वो भी आप सॉल्व कीजिएगा। आप मुझे बताने थे, लेकिन अब आज ही क्लास में इतना ही हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसे समझा है, और कोई डाउट रहता है उसके अलावा आप कुछ और पूछना है तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।